What matters the most? भारत मैटर्स। स्टार्टअप एक ऐसा शब्द जो पिछले एक दशक में भारत के घर घर में पॉपुलराइज हुआ है, जिसके चलते एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट तो इसमें इक्वली इन्वेस्टेड है ही, लेकिन आम जनता भी अब इस स्टार्टअप वेव से अछूती नहीं रही है। आज चाहे आपको फूड या ग्रोसरी ऑर्डर करना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, अपने घर को रिपेयर करवाना हो या फिर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना हो, आपकी हर जरूरत के लिए कोई ना कोई स्टार्टअप इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। यही कारण है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग जहां एक और 2016 में भारत में 452 DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स थे, वहीं दिसंबर 2022 तक यह आंकड़ा बढ़कर 84,012 हो गया है। लेकिन जहां एक और इस राइजिंग स्टार्टअप कल्चर में न्यूली इमर्जिंग कंपनीज के बीच कांटे की टक्कर है, तो वहीं दूसरी ओर इंडियन स्टेट्स के बीच भी इन्हें अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन जारी है। इसी तरह के इंटर स्टेट कंपटीशन को नीति आयोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का नाम देती है। इस कंपटीशन का एक प्राइम रीजन इकोनॉमी बेनिफिट्स, जॉब क्रिएशन में पॉजिटिव करंट रोल और फ्यूचर में इसकी पोटेंशियल ग्रोथ है, जिसे लेकर एक टेक इनेबल्ड NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्ट्राइड वन की दिसंबर 2022 में रिलीज स्टडी का ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया में स्टार्टअप्स के इस ग्रोथ को देखते हुए आने वाले 3 से 5 साल में GDP में इनका कंट्रीब्यूशन 4 से 5% तक हो जाएगा। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार इन स्टार्टअप ने देश भर में 2020 से लेकर 2022 तक 3 सालों में ही 6.3 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए हैं। ऐसे में इन स्टार्टअप्स को अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा सुविधा और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए सभी स्टेट एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली NCR जैसे ट्रेडिशनल स्टार्टअप हब्स होने की वजह से इन स्टेट के पास एक एज तो था ही, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का न्यूएस्ट स्टेट तेलंगाना अब इस कंपटीशन में तेजी से आगे निकलता दिखाई दे रहा है, जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद भारत का स्टार्टअप सेंटर इन सिटीज के बजाय हैदराबाद बनने वाला है। ये देखना इसलिए भी और दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हाल ही में तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अनवील करते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि तेलंगाना इंडिया के स्टार्टअप स्टेट के तौर पर जाना जाए। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो क्या कारण है कि स्टार्टअप्स के लिए तेलंगाना उनका न्यू फेवरेट बनता जा रहा है और बाकी के इंडियन स्टेट्स इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर हम ऑनलाइन मीडिया एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म INC42 की द स्टेट ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि देश में इमर्जिंग स्टार्टअप हब के तौर पर बाकी सारे स्टेट्स के बीच तेलंगाना लीड कर रहा है। यही कारण है कि 2014 से लेकर 2022 के बीच तेलंगाना के स्टार्टअप्स ने सारे इमर्जिंग स्टेट्स को पछाड़ते हुए $2.5 बिलियन की फंडिंग रेस की। यही नहीं, इन बाकी सभी इमर्जिंग स्टार्टअप हब्स के बीच तेलंगाना अकेला ऐसा स्टेट है जहां SaaS यूनिकॉर्न्स, ड्रॉइनबॉक्स और ज़ेनोटी जैसे यूनिकॉर्न एस्टैब्लिश्ड हैं। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों स्टार्टअप्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी है और उन दोनों को ही 2022 में यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है। दोस्तों, आज तेलंगाना के स्टार्टअप इकोसिस्टम में 6500 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें कुल 4 यूनिकॉर्न्स के साथ साथ बहुत से ऐसे स्टार्टअप भी शामिल हैं जो कि ग्लोबल स्केल पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रहे हैं। यही कारण है कि अगर हम DPIIT रैंकिंग 2021 पर गौर करें तो हम पाएंगे कि तेलंगाना इस लिस्ट के टॉप परफॉर्मर्स या स्टार्टअप सुपरस्टार्स की लिस्ट में बना हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि अभी इस लिस्ट में स्टार्टअप इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के सेगमेंट में गुजरात और कर्नाटका ही बेस्ट इन क्लास स्टार्टअप मेगास्टार बने हुए हैं, लेकिन स्टार्ट्स को देखकर लगता है कि वो दिन शायद दूर नहीं जब तेलंगाना इन्हें जल्दी पीछे कर देगा। यही नहीं, तेलंगाना के इस राइजिंग स्टार्टअप हब के स्टेटस को देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए स्टार्टअप जीनोम की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग तेलंगाना अफोर्डेबल टैलेंट के मामले में ग्लोबली टॉप 10 इकोसिस्टम्स में से एक है। वहीं इन टर्म्स ऑफ फंडिंग वो एशियन इकोसिस्टम में टॉप 15 में नजर आता है। एंड जस्ट टू मेंशन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट स्टार्टअप रिसर्च के मामले में दुनिया की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ड्रिवन रिसर्च मानी जाती है। वहीं 2020 की इसी लिस्ट में हैदराबाद दुनिया के टॉप 100 इमर्जिंग इकोसिस्टम में शामिल था, जिसके रीजन को स्टेट करते हुए इस रिपोर्ट का कहना था कि तेलंगाना के पूल ऑफ इनोवेशन हब और स्टार्टअप सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ही इंडिया की ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी स्टार्टअप्स तेजी से
हैदराबाद में एस्टैब्लिशमेंट बिल्ड करने के लिए मूव कर रहे हैं। यही कारण है कि GSER 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग तेलंगाना के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने जुलाई 1 2019 से दिसंबर 31 2021 के बीच $4.8 बिलियन की वैल्यू क्रिएट की। वहीं अगर आप हैदराबाद के इंडस्ट्रियल सेटअप को देखें तो आज तेलंगाना में हमें इन स्टार्टअप्स के साथ साथ एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, वन प्लस और आइकिया जैसे वर्ल्ड रिनोन्ड ब्रांड्स के एस्टैब्लिशमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। यही नहीं, भारत की फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी भी तेलंगाना में ही स्काई रूट एरोस्पेस फैसिलिटी द्वारा स्टैब्लिश की जा रही है। दोस्तों, स्काई रूट एरोस्पेस एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जिसने भारत का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस नवंबर 2022 में लॉन्च किया था। ऐसे में फ्यूचर में हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप्स ही रिसोर्स लैकिंग कंट्रीज के लिए स्पेस लॉन्च पैड का काम कर सकती हैं। यही नहीं, अगर आज हम हैदराबाद की फार्मा इंडस्ट्री पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि आखिर क्यों इसे रिसेंट टाइम्स में वर्ल्ड का वैक्सीन कैपिटल कहा जाने लगा है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के दौरान फेमस हुए रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और फेविपिराविर जैसे ड्रग्स हैदराबाद बेस्ड टॉप फार्मा कंपनीज द्वारा ही बनाए गए थे। साथ ही कोविड वैक्सीन के तौर पर भारत की सेल्फ मेड और फर्स्ट अप्रूव्ड वैक्सीन कोवैक्सीन भी हैदराबाद की ही भारत बायोटेक कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड थी। वहीं नास्कॉम के सपोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के इनिशिएटिव पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म TAIM यानी तेलंगाना AI मिशन के 2 स्टार्टअप्स एडुबर्ग और यूनिमार्ट को हाल ही में G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क अवार्ड भी मिला था। ऐसे में शायद तेलंगाना और खासतौर पर हैदराबाद को मिलते इसी ग्लोबल अट्रैक्शन की वजह से जनवरी 2023 में G20 ग्रुप के सब ग्रुप स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की इंसेप्शन मीटिंग हैदराबाद में कंडक्ट हुई, जिसमें G20 नेशंस के डेलीगेट के साथ साथ 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी हिस्सा लिया। अब ऐसे में आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर तेलंगाना ने इतने कम समय में ऐसा क्या किया कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में इंडिया के दूसरे स्टेट्स को पछाड़कर आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हैदराबाद हमेशा से एक बड़ा IT हब होने के बाद भी बेंगलुरु के कंपैरिजन में स्टार्टअप्स या MNCs की फर्स्ट चॉइस कभी इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि लंबे समय से यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी और यहाँ तेलंगाना के फॉर्मेशन का मुद्दा लंबे समय से ज्वलनशील था। लेकिन जैसे ही 2014 में ये इशू रिजॉल्व हुआ तो यहाँ एक नया बूम देखने को मिला। ऐसे में तेलंगाना के स्टार्टअप हब बनने के पीछे यहाँ की न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट और प्राइवेटली हेल्ड इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के साथ साथ यहाँ की प्राइवेट इंडस्ट्री से पैदा हुई कंड्यूसिव सिनर्जी जिम्मेदार है। दोस्तों, स्टार्टअप कल्चर की भाषा में इंक्यूबेटर का मतलब उस कोलैबोरेटिव प्रोग्राम या मैकेनिज्म से है जैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आसपास के रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को उनके स्टार्टिंग स्टेज पर हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म से हेल्प पहुंचाना है, जिसमें वो इन स्टार्टअप्स को उनकी जरूरत के हिसाब से वर्क स्पेस प्रोवाइड करने से लेकर सीड फंडिंग, मेंटरिंग और जरूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने तक के काम करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि आखिर तेलंगाना ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया तेलंगाना 2016 में अपनी खुद की इनोवेशन पॉलिसी रिलीज करने वाला देश का पहला स्टेट था। साथ ही इस दौरान तेलंगाना ने चीफ इनोवेशन ऑफिसर की पोस्ट को भी स्टैब्लिश कर दिया, जो कि एक IAS या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट ना होकर एक इंडस्ट्री एकेडमिक एक्सपर्ट हो। इस इनोवेशन पॉलिसी का मकसद यहाँ के नेचुरल डेमोग्राफिक एसेट्स और टेक्नोलॉजी और रिसर्च प्रोफेशनल्स की मदद से स्टेट में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना था। इसी के चलते आज तेलंगाना में गवर्नमेंट सपोर्टेड और प्राइवेटली हेल्ड मिलाकर 57 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस इनोवेशन पॉलिसी के अंडर ही 2017 में तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल स्टैब्लिश किया गया। इसका मेन एम ही स्टेट में इनोवेशन के कल्चर को बिल्ड और नर्चर करना था। यही कारण है कि अपनी स्टार्ट लोकल, ड्रीम ग्लोबल अप्रोच और फॉरवर्ड लुकिंग येट फंक्शनल पॉलिसीज की वजह से तेलंगाना का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना गवर्नमेंट ने TSI पास यानी तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल और सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम एक्ट 2014 पास करके इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जरूरी क्लियरेंसेस के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग को स्पीडी बना दिया, ताकि केवल एक सेल्फ सर्टिफिकेट को इशू करके ये सारे क्लियरेंस पाए जा सकें, जिससे न केवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए तेलंगाना में इंडस्ट्री सेटअप करना इजी हो पाया, बल्कि उसके लिए टाइमली इन्वेस्टमेंट रेज कर पाना भी आसान हो गया।
यही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से समय समय पर तेलंगाना स्टेट के स्टार्टअप्स के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट, पेटेंट एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट, SGST रीइंबर्समेंट और रिक्रूटमेंट असिस्टेंस जैसी इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाते रहे। लेकिन तेलंगाना की ये पॉलिसी मेकिंग सिर्फ कॉन्क्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस एनवायरनमेंट के लिए अपने यूथ को तैयार करने के लिए भी है, ताकि ये टैलेंट खुद स्टार्टअप्स को यहाँ पर खींच कर लाएं। दोस्तों, हालांकि ये बात सही है कि हमेशा से हैदराबाद आईटी और एजुकेशन के फील्ड में अच्छे कॉलेजेस और टेक बेस्ड इंस्टीट्यूट्स का हब रहा है। उदाहरण के लिए IIT हैदराबाद, IIIT हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और नालसार जैसे ग्लोबली रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स की वजह से यहाँ हाईली एजुकेटेड और डाइवर्स टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसी बीच बदलते इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 2014 में ही तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा सिकंदराबाद में टास्क यानी तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज को स्टैब्लिश कर दिया गया, जिसका काम गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया की सिनर्जी से यूथ के स्किल को कॉन्टेम्परेरी मार्केट और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनहैंस करना था। वहीं हैदराबाद में डीपर रिसर्च और साइंस एंड टेक के फील्ड में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 2017 में रिच यानी रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल ऑफ हैदराबाद लॉन्च किया था, जो कि हैदराबाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर की नोडल एजेंसी के तौर पर वर्क कर रहा है। यह रिच की भूमिका एक ऐसे फैसिलिटेटर की है जिसका एम रिसर्च और इनोवेशन स्पेस की वेरियस एंटिटीज के बीच ग्रेटर कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना है। इसे न केवल तेलंगाना के लिए बल्कि इंडिया के साइंस एंड टेक इकोसिस्टम को फॉस्टर करने के लिए डेवलप करने और इंडिया की नेशनल और ग्लोबल साइंस एंड टेक कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करने के लिए इन्फोर्स किया गया है। साथ ही साइंस एंड टेक के फील्ड में और ज्यादा इनोवेशंस डेवलप करने और लोकल इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के रीजनल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए भी इसको इन्फोर्स किया गया है। ऐसे में तेलंगाना का प्रयास साफ है कि वो साइंस, रिसर्च और टेक बैक्ड इनोवेटिव स्टार्टअप्स बिल्ड करना चाहता है, और खास तौर पर इसी के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एकेडमिया की सिनर्जी से कुछ ऐसे स्पेसिफिक हब्स बनाए हैं जो अपने आप में किसी स्टार्टअप मैग्नेट से कम नहीं है, क्योंकि ये मिलकर ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं कि ये किसी भी इमर्जिंग या एस्पायरिंग स्टार्टअप के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, कंड्यूसिव पॉलिसीज और फ्रेमवर्क को फॉर्म करने के साथ तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2015 में ही हैदराबाद के रायदुर्ग में टेक्नोलॉजी हब या टी हब नाम का स्टार्टअप इनोवेशन हब और इकोसिस्टम एनेबलर लॉन्च कर दिया था, जिसका काम स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स और एकेडमिया के बीच कोलैबोरेशंस को फैसिलिटेट करना है। वहीं तेलंगाना गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार टी हब बीते 6 से 7 सालों में 2500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर चुका है। यही नहीं, यहाँ के स्टार्टअप्स 12,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट करने के साथ ऑलमोस्ट $2 बिलियन रेज भी कर चुके हैं। वहीं इन सालों में जैसे जैसे टी हब की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और टेक्नोलॉजी डेप्थ बढ़ी है, वो अब ब्लॉकचेन, AI, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मोबिलिटी जैसे डीप टेक से रिलेटेड स्टार्टअप्स को भी एक्सेलरेटर्स और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स प्रोवाइड करने लगा है। टी हब की सफलता को देखते हुए जनवरी 2023 में इसे यूनियन गवर्नमेंट द्वारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 में बेस्ट इंक्यूबेटर इन इंडिया का अवार्ड भी दिया गया। ऐसे में तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा टी हब का सेकंड फेज भी हैदराबाद में ही जून 2022 में लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 5.82 लाख स्क्वायर फीट बिल्ड एरिया में 2000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को एक ही रूफ के अंडर सपोर्ट करने की कैपेसिटी है, जिससे ये पेरिस के स्टेशन F को पछाड़कर दुनिया का अब तक का लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस बन गया है। यही कारण है कि टी हब 2.0 के होराइजन को बढ़ाते हुए ये न केवल इंडियन स्टार्टअप्स को यूएस जैसे कंट्रीज में मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने का काम करेगा, बल्कि ये अब्रॉड बेस्ड स्टार्टअप्स को इंडियन मार्केट में उतरने और यहाँ जॉब क्रिएट करने के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि आने वाले समय में हैदराबाद एक ग्लोबल स्टार्टअप हब के रूप में और भी ज्यादा फेम और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों, टी हब की ही तरह हैदराबाद में ही स्थित वी हब भी तेलंगाना का दूसरा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जो कि स्पेसिफिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रिपेयर किया गया अपनी तरह का देश का पहला इंक्यूबेटर है। वी हब ने अब तक 2000 से ज्यादा विमेन लेड स्टार्टअप्स और SMEs यानी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स को इंक्यूबेट किया है। यही नहीं, अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वी हब CEO दीप्ति रवुला के अनुसार कि वी हब की लगभग 95% एंटरप्राइजेस सक्सेसफुल साबित हुई हैं, जिसमें तेलंगाना के टियर 2 और टियर 3 रीजन्स में स्थित एंटरप्राइजेस न केवल ग्रोइंग कंपटीशन में सस्टेन कर रहे हैं बल्कि स्केल भी कर रहे हैं। फरवरी 2021 में तेलंगाना ने
तेलंगाना सोशल स्टार्टअप नेटवर्क लॉन्च किया, जिसका टारगेट सोशल स्टार्टअप्स को एम्पावर करने पर फोकस करके अगले 5 सालों में कम से कम 5000 स्टार्टअप्स बिल्ड करने का है। लेकिन दोस्तों, इस सब के अलावा तेलंगाना कुछ ऐसा कर रहा है जो शायद बाकी कोई दूसरा स्टेट नहीं कर रहा है। पर क्या है तेलंगाना की यूनिक स्ट्रैटेजी, जिसे देखते हुए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ साथ अर्नस्ट एंड यंग जैसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी तेलंगाना के स्टार्टअप इकोसिस्टम के भविष्य में उम्मीद जता रही है। अगर हम कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और स्टार्टअप्स के मामले में दूसरे लीडिंग स्टेट्स को देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ रीजनल लेवल पर इंक्लूसिविटी या इकोसिस्टम स्प्रेड की कमी है। यही कारण है कि सभी राज्यों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ पर्टिकुलर सिटीज या पॉकेट्स में ही कंसंट्रेटेड है। और ये बात भी सही है कि तेलंगाना में भी स्टार्टअप इकोसिस्टम का इंजन हैदराबाद ही है, जहां अकेले 2021 में ही 3143 कंपनी स्टैब्लिश की गई, जबकि यहाँ के स्टार्टअप्स ने कोविड के बीच भी 2019 से 2021 तक महज 3 सालों में ही $515 मिलियन की फंडिंग रेस की, जिनमें से बहुत से प्रोबेबल कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो शायद आने वाले कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न स्टेटस पालेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट करेंगे। यही नहीं, अगर हम यहाँ की कंपनीज का प्रोफाइल देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया के 42% फिनटेक कंपनीज हैदराबाद में ही कंसंट्रेटेड हैं, जो कि प्राइमरीली फंडिंग सॉल्यूशंस, क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम, P2P लेंडिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और बिलिंग सॉल्यूशंस जैसे सर्विसेज में इन्वॉल्व है। साथ ही तेलंगाना स्टेट की ब्लॉकचेन पॉलिसी ने हैदराबाद को दुनिया की वन ऑफ द टॉप 10 ब्लॉकचेन सिटीज बना दिया है। यही कारण है कि EY के रिसेंटली रिलीज व्हाइट पेपर ने भी हैदराबाद को इंडिया का मोस्ट प्रोमिनेंट इमर्जिंग स्टार्टअप हब बताया है। लेकिन इस सबके बाद भी यहाँ तेलंगाना की अप्रोच बाकी स्टेट से डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो केवल एक कंसंट्रेटेड हब नहीं बल्कि स्टेट इंक्लूसिव स्टार्टअप हब बनने में इंटरेस्टेड दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल ने एंटरप्रेन्योरशिप को टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में बूस्ट करने के लिए हाल ही में स्टार्टअप इंडिया तेलंगाना यात्रा को ऑर्गेनाइज किया था। इसका एम था तेलंगाना के टियर 2 और टियर 3 टाउन्स के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां उन्हें स्टार्टअप इकोसिस्टम के रिगार्डिंग प्रॉपर मेंटोरशिप और हैंड होल्डेड कोचिंग प्रोवाइड की जा सके। साथ ही इस यात्रा को तेलंगाना के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइज करके स्टेट इनोवेशन पॉलिसी और इस दिशा में गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे इनिशिएटिव्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम भी किया गया। इसके लिए खास तौर पर आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, खम्मम, महबूबनगर, करीमनगर, वरांगल, मेदक एक्सेट्रा 12 डिस्ट्रिक्ट्स में सरकार द्वारा बूट कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए गए, जहां एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने आइडियाज को पिच करने का साउंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, जिसमें शॉर्टलिस्टेड आइडियाज को फर्दर इंसेंटिव्स और इंक्यूबेशंस प्रोवाइड किया। यही नहीं, तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल लगातार तेलंगाना के रूरल एरिया के फ्रूगल इनोवेटर्स को आइडेंटिफाई करने और उनके द्वारा इनोवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट क्रिएट करने का भी काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल लेवल से ही बच्चों में स्टार्टअप कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप फॉस्टर करने के लिए बीते साल अक्टूबर में ही इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस न्यू इनिशिएटिव के जरिए स्टूडेंट्स को सराउंडिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इंपार्ट करने और इश्यूज को परमानेंटली रिजॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। बच्चों को ये ट्रेनिंग इंस्पायर यानी इनोवेशन एंड साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च और दूसरे नेशनल लेवल अवार्डीज के द्वारा टीसैट नेटवर्क निपुणा चैनल के स्पेशल ब्रॉडकास्ट के थ्रू टीवी के माध्यम से दी जाएगी, ताकि छोटी उम्र से ही उनमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच डेवलप की जा सके। एक ऐसा ही प्रोग्राम तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल ने यूनिसेफ और इनकी लैब फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से 2 साल पहले भी लॉन्च किया था, जिसमें उस दौरान क्लासेस 6 to 10th के 49,047 गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू डिजाइन थिंकिंग फॉर इनोवेशन की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए गए थे। ऐसे में हम साफ देख सकते हैं कि तेलंगाना स्टेट केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है और इससे बाकी राज्यों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स और एकेडमिया और इंडस्ट्री से उसे मिल रहे सपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में तेलंगाना देश का एक इंपॉर्टेंट स्टार्टअप हॉटस्पॉट बनने वाला है। खासतौर पर बीते कुछ सालों में बिजनेस और टेक सर्कल्स जिस तरह बेंगलुरु के फॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, पुअर रोड्स, अनयूजेबल फुटपाथ और राइजिंग कमर्शियल डिस्कॉर्ड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उससे एक पुश पुल इफेक्ट भी तेलंगाना और स्पेसिफिकली हैदराबाद के फेवर में वर्क करता दिखाई दे सकता है। रिसेंटली बियोकॉन फाउंडर और एक प्रोमिनेंट बेंगलुरियन किरण मजूमदार शॉ ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। लेकिन यहाँ तेलंगाना को भी बेंगलुरु और इंडिया के दूसरे एस्टैब्लिश्ड
स्टार्टअप मैग्नेट्स की सक्सेस स्टोरी से सीखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे तेलंगाना और खासतौर पर हैदराबाद पर इंडस्ट्री एस्पिरेशंस और जॉब सीकर्स का प्रेशर पड़ेगा, उसे भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसी समस्याओं के लिए फ्यूचर प्रूफ बनाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जहां एक और गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने की कोशिश में है, जिससे इनिशियल स्टेज में उन्हें अपहोल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन साथ ही तेलंगाना को वीसी फंड्स, पीस और एंजल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस को भी अट्रैक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड कोई भी पोटेंशियल स्टार्टअप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की मदद से ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है, ना कि केवल गवर्नमेंट सपोर्ट से। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में तेलंगाना का ये स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या कमाल करता है। आपका इस मुद्दे पे क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, discuss some challenges that startups faced in India and how can they be overcome. And with this question my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।